स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म जैसे हम एक्सप्रेस करते थे कंसंट्रेशन को, जैसे हमने डिस्कस किया मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आई होप ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक पर एंट्री करेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसको जानेंगे। सॉल्युबिलिटी कितने टाइप की होती है जैसे अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, इसको जानेंगे। और दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे हमको मिलेंगे, एक का नाम है हेनरी लॉ, एक का नाम है राउल्ट्स लॉ, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, फिर तुरंत जानते हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन में हम सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। बेसिकली आपके सिलेबस में बात करें तो तीनों टाइप की है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सॉल्युबिलिटी कि ये होती क्या है सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को समझने के पहले आपको ये भी बता देना उचित होगा कि सॉल्युबिलिटी आपके सिलेबस में तीन टाइप की है। सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले क्या है आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी सबसे पहले जो हमको डिस्कस करना है वो यही डिस्कस करना है कि सॉलिड की जब हम लिक्विड में सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में है। बेसिकली ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेगुलर बेसिस पे जो आप लाइफ स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे इन सब का यूज़ होता है और आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो चीज़ें यूज हो रही हैं। वहीं पर बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी सीधे शब्दों में हम कहें तो सारी सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड के रेफरेंस में ही निकालेंगे। पहले हमने देखा कि सॉलिड कैसे सॉल्युबल होगा लिक्विड में, फिर हम देखेंगे गैस कैसे सॉल्युबल होगा लिक्विड में, और लास्ट में हम देखेंगे प्यारे बच्चों लिक्विड कैसे सॉल्युबल होगा लिक्विड में, यानी लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे सिलेबस में हैं और इन तीनों को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यह जानने कि आखिर सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ना कि सॉल्यूशन है सॉरी सॉल्वेंट है, ये हमारा 1 लीटर सॉल्वेंट है। ये 1 लीटर सॉल्वेंट किसका है, मान लीजिए कि 1 लीटर इसमें वाटर होगा, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट वाटर ही हो, अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, पर यहाँ पे हम वाटर के रेफरेंस में आपको समझाएंगे क्योंकि ये आपके डेली बेसिस पे यूज हो रहे हैं तो ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब आप इमेजिन करिए कि अगर 1 लीटर हमारा वाटर है और मैं इसमें क्या करूँ 100 ग्राम चीनी, कितना भैया 100 ग्राम है ना, कितना प्यारे बच्चों 100 ग्राम, हमने इसमें क्या किया भैया 100 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से इसमें घुल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, तो मैं कहूँ कि इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ तो आप नहीं बता सकते। अब आप इमेजिन करो कि मैं आपको 3 डायग्राम लेकर पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि मैं पहले क्या लेता हूँ। देखिएगा, हम 3 डायग्राम लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा बेटा, क्योंकि जब चीज़ों को डायग्रामेटिक तरीके से हम सोचेंगे, जब चीज़ों को हम इमेजिनरी तरीके से सीखेंगे तो 100% श्योर डैट है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी, मैंने एक शब्द बोला और आपके दिमाग में अपने पिताजी की इमेज आ गई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपके सामने बोला कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन, वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए, इससे आप कभी नहीं भूलोगे और उसी का एग्जाम्पल लेकर सारी चीज़ें समझते रहोगे। तो चलिए सर, तो इन सब में प्यारे बच्चों सबसे खास बात क्या है कि इन सब में जो वाटर का अमाउंट है वो 1-1 लीटर है। कितना है भाई 1-1 लीटर। अब चाहे वाटर मान लो बेटा, चाहे सॉल्वेंट मान लो, इन तीनों डायग्राम से भाई आपको सॉल्युबिलिटी एकदम जबरदस्त तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है सर, ये तीनों कितने हैं भाई 1 लीटर है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये तीनों 1 लीटर है, यानी 1 लीटर इनका वॉल्यूम है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, पहले में हमने क्या किया भैया, पहले में हमने प्यारे बच्चों 100 ग्राम शुगर डाल दिया। क्या डाल दिया भाई 100 ग्राम शुगर। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने 200 ग्राम शुगर डाल दिया। ठीक है भाई,
तीसरे में हमने क्या किया, 2000 ग्राम शुगर डाल दिया, 2000 ग्राम शुगर, डेट मीन्स 2 kg शुगर। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि जब हमने 100 ग्राम डाला तो बड़ी इजीली ये सॉल्यूबल हो गया, जब हमने 200 ग्राम डाला तो ये भी बेटा इजीली सॉल्यूबल हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमने इसमें 2 kg शुगर डाला तो ये पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं हुआ और नीचे जाकर जो अमाउंट इसका सॉल्यूबल नहीं हुआ वो प्रिसिपिटेट बना लिया, नीचे जाकर बैठ गया, ऐसे सेटल डाउन हो गया। और इस स्ट्रक्चर को, इस टाइप के जो सेटल डाउन हो गए सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ सेटल डाउन हो गए, इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिसिपिटेट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सारा कॉन्सेप्ट यही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम टॉपिक एनसीईआरटी से ही उठाएंगे बेटा, पर समझाने का जो तरीका है मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम जीरो लेवल पे समझाऊं, जहां से आपको कोई चीज़ कठिन ना लगे। भाई केमिस्ट्री को आसान करने का यही तरीका है, ठीक है सर। तो जब हमने 100 ग्राम डाला बेटा तो ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट था, घुल गया। 200 ग्राम डाला तो भी ये आसानी से घुल गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 kg डाला, भाई ये घुला नहीं, कुछ तो घुला, उसके बाद ये नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, जिसको हमने बोला ये प्रेसिपिटेटेड हो गया, ठीक है सर। इसका मतलब हर एक सॉल्यूट की, हर एक सॉल्वेंट के साथ कुछ फिक्स अमाउंट में सॉल्युबिलिटी होती होगी। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो बच्चा, बिल्कुल सही, यही मैं आपको सोचवाना भी चाह रहा था। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि 1 गिलास पानी में हम नमक डालते हैं, वो जल्दी सॉल्युबल होता है, वहीं पर बेटा हम चीनी डालते हैं, वो थोड़ा लेट सॉल्युबल होता है। तो नमक की सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, नमक के आयोनाइज होने में बहुत कम टाइम लगेगा। और वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन है उसमें शुगर को सॉल्युबल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो नो डाउट उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ अलग लेवल पे होगी। तो सबसे पहले तो ये समझना है भाई, अलग अलग सॉल्यूट का अलग अलग सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। बट ओवरऑल सर ये तो बताइए व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। लेट अस इमेजिन इफ वी हैव 1 liter सॉल्वेंट, है ना, एंड सॉल्वेंट इज वाटर, मे बी वाटर, मे बी एल्कोहल, मे बी बेंजीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। अब इस 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूबल हो, सर क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं बेटा, इस 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट मैक्सिमम सॉल्यूबल हो जाए, व्हिच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बेटा in 1 liter solvent maximum amount of solute which is soluble is called solubility of a solution। 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूबल हो जाए, घुल जाए, इसी को हम प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सर लिख दीजिए तो मजा आ जाए। बिल्कुल लिख दूंगा भाई, बिल्कुल लिख दूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ देखिएगा, द मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा बेटा, the maximum amount of solute, the maximum amount of solute। एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा डेफिनेशन, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमको जानना जरूरी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute which are soluble in 1 liter solvent is called सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल, कि वह मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर सॉल्युबल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस वी कैन से दैट कि उसके बाद अगर हम सॉल्यूट का अमाउंट डालेंगे बेटा तो 100% इज श्योर दैट इट विल बी बिकम लाइक ए प्रेसिपिटेट। बेटा ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये सॉल्यूबल नहीं होगा। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का जो डिसॉल्व हो पा रहा है, जो सॉल्यूबल हो पा रहा है सॉल्वेंट में, व्हिच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो किस में रहता है भाई, वो तो ग्राम में रहेगा। सॉल्वेंट का जो अमाउंट है अगर हम एज नॉर्मल लें तो लीटर में हो सकता है। बट बेटा जब हम अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली लिखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो वहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो ग्राम में रहेगा। सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो, तुमको बस ये समझ में आया कि नहीं कि हर एक सॉल्यूट की, हर एक सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ये उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। अभी हम इसके फैक्टर को डिस्कस करेंगे बेटा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं भाई जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बट अभी हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। पहले हमने 100 ग्राम शुगर डाला, फिर 200 ग्राम डाला, फिर 2 kg डाला,
2 kg डाला तो ये नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। डेट मीन्स इसकी एक लिमिट होगी कि जितने लिमिट तक ये घुल सकता है। ऐसा नहीं भैया कि तुम 1 गिलास पानी में ला के डाल दो 1 कुंटल चीनी और तुम कह दो सर ये तो घुल जाएगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो अपराधिक बात हो गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन, ठीक है। और ये है बेटा सॉल्युबिलिटी के टाइप, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दैट मीन्स जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड इन लिक्विड देखना है, फिर गैस इन लिक्विड देखना है और लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल आप सभी को बताए, जैसे साल्ट एंड वाटर, जैसे शुगर एंड वाटर। गैस एंड लिक्विड में जैसा आप सोडा वाटर पिए होंगे, हाँ सर। मछलियाँ ऑक्सीजन पानी में घुली हुई लेती हैं, बिल्कुल सर, ये भी एग्जाम्पल होगा। लिक्विड इन लिक्विड में तो बेटा एल्कोहल का, वाटर का हो गया है ना, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में, उनका सोल्यूशन की डिटेल हमको पढ़नी होगी। तो चलिए, हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन जान चुके हैं। एक बार मैं आपको और रिवीजन करा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। डिफिनीशन क्या है भाई? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर सॉल्युबल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आई होप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अभी आप देखोगे कि कैसे यहाँ के जो हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, बेसिकली बोर्ड में यहाँ से जल्दी क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन क्या ही भरोसा भाई, हम तो पूरा पढ़ के जाएंगे। हम क्यों रिस्क लें? कौन सा हम एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे हैं? हम तो डिटेल सिलेबस पढ़ रहे हैं भाई। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। चलो, तो सॉलिड इन लिक्विड का जो सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है वो दिमाग में तुरंत बैठा लो, शुगर प्लस वाटर। क्योंकि भाई देखो, शरबत गर्मियों के दिनों में सब लोग पिए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल पिए हैं। तो ये सीन तो सबको याद ही होना चाहिए और लाजमी है आपको आना। ठीक है सर, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा। हाँ सर, बिल्कुल, साल्ट एंड वाटर। बिल्कुल सर, ये भी सर एकदम दिमाग में बैठ गया। इस प्रकार तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भाई यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि ये जो सॉलिड है ये सॉल्यूट के रेफरेंस में बोला गया है, और ये जो लिक्विड है ये सॉल्वेंट है। आपको तो मैंने बचपन में ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही सोल्यूशन का नाम होगा। यहाँ पे कह रहा है सॉलिड इन लिक्विड, दैट मीन सॉलिड यहाँ पे सॉल्यूट होगा बेटा, और जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा। बिल्कुल सर, तो बस इसी रेफरेंस में हमको पढ़ना है। अब यहाँ लिक्विड है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को हम अगर बेसिकली थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की डिफिनीशन देखें तो इसे हम ग्राम में लेते हैं, इसे हम 100 ग्राम मानक मानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इसे 100 ग्राम मानते हैं, और ये तो ग्राम में रहेगा ही रहेगा। पर एक बात बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं बेटा हर जगह सॉल्वेंट को ग्राम में माने। इस केस में सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में बुक्स में माने गए हैं। मे भी अगर ये लीटर में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं भाई कि तुम गलत पढ़ रहे हो। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। ओके भाई, तो इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया, इसका तरीका बताया। अब आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। और डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछता, इसके फैक्टर अफेक्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी डिफिनीशन लिखो तो एट एसटीपी। सर ये एसटीपी क्या है भाई? एस का मतलब स्टैंडर्ड, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर। भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? या तो 25 डिग्री सेल्सियस बेटा, या तो 298 केल्विन। ठीक है सर, प्रेशर कितना होगा स्टैंडर्ड? 1 एटीएम प्रेशर, है ना, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल 1 होता है भाई। तो इस कंडीशन पे अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा लीगल तरीके से पढ़ते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर हो, दैट मीन्स अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो बेटा 1 एटीएम प्रेशर अगर हो तो उस पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वह मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल सके, which are soluble in 100 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड solubility of solid in liquid, but there are no need of explain, है ना बेटा, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी की जो डिफिनीशन है बस वहाँ ये जान लो कि वही डिफिनीशन लिख के अगर सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो तो सेम डिफिनीशन यहाँ पे चल जाएगी, कोई अलग से रॉकेट साइंस की नीड नहीं पड़ेगी। फिर भी सर बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ बेटा। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट घुल सके वो सॉल्युबिलिटी होगी। सर प्लीज बता दीजिए। चलो ठीक है, लिख दे रहा हूँ वही चीज फिर यहाँ एट एसटीपी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which are soluble in 100 ग्राम सॉल्वेंट। एक बात और बता दे रहा हूं बेटा, 100 ग्राम सॉल्वेंट, एक बात और बता दे रहा हूं, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या सर? अगर कहीं 1000 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम लिखा है, 1 kg सॉल्वेंट लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। भाई मेरी बात को समझना, मैं यूनिट पढ़ा रहा हूं, यूनिट चेंज हो सकती है। ओके सर, तो बड़े सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि इफ सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट को अगर 100 ग्राम मान रहे हैं तो स्टैंडर्ड लेवल पे मान रहे हैं, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन याद रखो, बस एक बात जोड़ दो कि सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करें तो वहां जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड हो और जो सॉल्वेंट हो वो लिक्विड हो, तो उसे हम बोल देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन एक बार प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एकदम आराम से सरल शब्दों में लिखना है, कोई ऐसे वर्ड नहीं यूज करने जो आपको दिक्कत हो। अब बेटा इसके लिए अगर यूनिट निकली हो तो सॉल्यूट का अमाउंट किस में है? ग्राम में है, और पर 100 ग्राम है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन सर मैंने कहीं कहीं देखा है कि ग्राम पर लीटर लिखा है। बिल्कुल बेटा, अगर सॉल्वेंट को लीटर में लोगे तो वो भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन बात ये नहीं है बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या है, मेन बात है इनके एग्जाम्पल और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मैं आपसे जनरली बोलूँ कि मैं इसका 3 एग्जाम्पल ले सकता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा साल्ट प्लस वाटर, आप अभी खुद बताओगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा शुगर प्लस वाटर, ठीक है सर। तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। अब मैं तुमसे पूछता हूं बेटा इन तीनों में जल्दी कौन घुलेगा? तो बहुत सारी कंडीशंस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप बोलोगे सर सबसे तेज तो ये घुलेगा, यानी कि मोर सोल्यूबल, ये जल्दी घुलेगा, है ना, मोर सोल्यूबल, बिल्कुल सर। उसके बाद आप बोलोगे सर ये ठीक ठाक है, और ये CaCO3 ये जल्दी नहीं घुलेगा भाई। आप बोलोगे सर ये लेस सोल्यूबल है। तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आगे देखने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे जेई या नीट के एक आध प्रश्न बने हुए हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बेटा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट को खंगालना हमारी जिम्मेदारी है। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ बोर्ड आर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं। देखो मैंने सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर दिया, मैंने बताया कि 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी बेटा हम लोगों को पढ़नी होगी। जानबूझ के धीरे पढ़ा रहे हैं भाई, तुमको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बताई, कॉन्सेप्ट तुमको समझा ही दिया। अब हम चलते हैं यहाँ, सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। हेडिंग क्या है भाई? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बेटा हम सॉल्युबिलिटी की बात यहाँ जनरलाइज वे में नहीं करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी की बात सॉलिड इन लिक्विड में करने वाले हैं, ठीक है सर। तो भाई आइए पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर 1 बाय 1 उनका डिटेल देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सही है। अब जैसे यहीं देख लो, सॉल्वेंट तो सेम है, बस बदला क्या? सॉल्यूट का नेचर बदला। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही होगा भाई कि सॉल्यूट किस तरह का है, ये बात भी हम नोटिस करेंगे। दूसरा इसमें प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर, कि प्रेशर देने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। और भी कुछ है क्या? बिल्कुल। चौथा हम देखेंगे लैटिस एनर्जी। क्या देखेंगे बेटा? लैटिस एनर्जी। अभी आप बोलोगे सर ये क्या होता है, अभी बताऊंगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और 5वां हम देखेंगे प्यारे बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। क्या देखेंगे भाई? हाइड्रेशन एनर्जी। और ऐसे बहुत सारे अनसुलझे हुए प्रश्न जो तुम्हारे दिमाग में उठेंगे और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन उनके आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। चलिए,
तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हेडिंग लगाते हैं बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भाई ये सॉल्वेंट का नेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो पहली हेडिंग हम लोग लगा लिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक, चलो भाई डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, अगर जो आपका सॉल्यूट है वो आयनिक है, अगर जो आपका सॉल्यूट है वो पोलर है, यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल, पोलर में बहुत अच्छे से सोल्यूबल होता है, पोलर नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं होगा, नॉन पोलर पोलर में सोल्यूबल नहीं होगा। डेट मीन्स सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी तब मिलेगी जब पोलर पोलर में घुले। वो वाला गाना सुने हो ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, और वो भी डायलॉग सुने होगे भाई कि अपने ही अपनों को डुबोते हैं। और केमिस्ट्री का बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है बेटा कि जैसा है वैसे को ही वो घोलेगा, तो अगर आयनिक है तो बेहतर घुलेगा, है ना। तो ऐसे में अगर मैं तुमको एक एग्जांपल लेकर इन चीज़ों को समझूं कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है NaCl प्लस H2O, तो ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूबल होगा कि CaCO3 प्लस H2O। तो ऐसे में ये वाला ज़्यादा सोल्यूबल होगा अगर सॉल्यूट NaCl है इन कंपेयर टू CaCO3। इसका रीज़न है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्यों NaCl इजीली सोल्यूबल होगा। क्योंकि बेटा अगर हम NaCl को यहाँ पे देखें तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, और अगर हम वाटर की बात करें तो ये भी टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में, तो बड़ी आसानी से ये आयोनाइज हो जाएंगे। डैट इज़ द रीज़न बेटा कि ये बहुत बढ़िया सोल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन CaCO3 की बात करें तो ये ऐसा नहीं कि आयन इसमें नहीं है, पर इन कंपेयर टू NaCl ये थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ये लेस सोल्यूबल होंगे। CaCO3 को तो आप देखे ही हो, बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता है जब हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। चलिए सर, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है भाई? टेम्परेचर। जनरली बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज़, जैसे हम मान लो शुगर लिए हैं और वाटर में हम उसको डाल दिए और शुगर हम ऐसे छोड़ दिए, तो हो सकता है वो उतने अच्छे से डिजॉल्व ना हो, उतनी जल्दी से डिजॉल्व ना हो। लेकिन प्यारे बच्चों आप इमेजिन करो कि अगर हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दें और गर्म कर दें तो बहुत तेज़ी से वो शुगर सॉल्यूबल हो जाएगा। डैट मीन्स इन जनरल ये शब्द बहुत दमदार है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इन जनरल प्यारे बच्चों जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन जनरल जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ने का रीज़न भी है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे तो इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद तेज़ी से वो सॉल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन से टाइप की सर, उसका डिस्कशन करिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों दो टाइप की हो सकती है, आइए बताते हैं। एक होती है प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक, और एक होती है भैया एक्सोथर्मिक। ठीक है सर। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है भाई? अगर ध्यान से समझो, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हमने प्यारे बच्चों एनर्जी दी, मेरी बात बहुत लेवल पे समझना, अगर रिएक्टेंट को हमने एनर्जी दी और तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो क्योंकि यहाँ एनर्जी दी जा रही है डैट मीन दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और प्यारे बच्चों अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, बहुत बढ़िया से समझना, और ये प्रोडक्ट में खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया और इसने एनर्जी रिलीज की, तो ये बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, डैट मीन दिस इज एक्सोथर्मिक। तो सर व्हाट इज द अफेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक इन द केस ऑफ सॉल्युबिलिटी? है बेटा है, आप समझिए। अगर किसी रिएक्टेंट को पानी में घुलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तब तो वो भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर कोई रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, हम उसको फ्री में टेम्परेचर क्यों देंगे? उससे सॉल्युबिलिटी घटेगी ना कि बढ़ेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? आप ध्यान से समझिएगा। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी नो डाउट भाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। चीनी पानी का एग्जांपल दिमाग में रख लो, ठीक है सर। लेकिन प्यारे बच्चों आपको बताऊं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब तो भाई टेम्परेचर देने पर प्रोडक्ट में कन्वर्जन चाहिए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देखिए अगर रिएक्शन प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक है तब तो मामला बड़ा बेहतर है। क्या भाई? तब तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अगर
तब सॉल्युबिलिटी बेटा बढ़ेगी। एक मिनट, इसको मैं साफ साफ लिख दूं। अगर एंडोथर्मिक है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहां थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो भैया जो हमारा टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वो सॉल्युबिलिटी के प्यारे बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर समझ पा रहे हो। तो ओवरऑल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हीट देने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहां हम हीट देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, जहां ऑलरेडी हीट रिलीज होगी प्रोडक्ट के साथ, एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से मामले हैं जहां एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, जहां हीट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और ऐसे कौन से केसेस हैं जहां एनर्जी देने पर या हीट देने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसा रिएक्टेंट बताइए, एक ऐसा सॉल्यूट बताइए कि भाई जहां टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट रही हो बढ़ने के बजाय। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की तो इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं। NaNO3 हो गया बेटा, KNO3 हो गया हमारा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आते हैं भाई एंडोथर्मिक में। वहीं पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक की तो इसमें सबसे फेमस है CaCO3, जिसको आप सभी जानते हो। बिल्कुल सर, इसमें प्यारे बच्चों हमारा आएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आएगा, इसमें हमारा आएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट आएगा, इसमें हमारा आएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये सब बेटा एक्सोथर्मिक वाली प्रोसेस है। अगर इनमें से कोई भी एग्जांपल मार्केट में दिख गया तो ये बात आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए कि भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन सब की सॉल्युबिलिटी घटेगी बजाय बढ़ने के। तो जनरली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। क्लियर? ओके सर, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड प्रेशर। बेटा आइए प्रेशर की बात करें, क्योंकि हम जो यहाँ पे सॉल्यूट लिए हैं वो है हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब किसी सॉलिड पे अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर का विशेष इफेक्ट ही नहीं काम करेगा सॉलिड पे, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल ऑलरेडी नजदीक नजदीक रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्युबिलिटी पे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधे शब्दों में नो इफेक्ट दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता कि जिसका हम यूज कर पाए, तो नो इफेक्ट। वहीं पर हम बात करें कॉन्सेप्ट नंबर 4 की। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा बेटा लैटिस एनर्जी। क्या है भाई? लैटिस एनर्जी, है ना। लैटिस एनर्जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। कोई एक मोल आयनिक सॉलिड हमारे पास, आयनिक सॉलिड जैसे NaCl हो गया, ठीक है। कोई एक मोल आयनिक सॉलिड है, जैसे हमारा हो गया NaCl। ये कौन सा सॉलिड बेटा? ये आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है। इस पे हमने एनर्जी लगाई होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल, और ये टूट गया प्यारे बच्चों Na+ में और Cl- में, यानी सीधे शब्दों में ये अपने आयनों में टूट गया। एक मोल NaCl के सॉलिड कंपाउंड को, जो कि आयनिक फॉर्म में है, ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पे पड़ी प्यारे बच्चों, वही हमारी लैटिस एनर्जी है। सर और अच्छे समझाइए बेटा। एक मोल आयनिक सॉलिड को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो एनर्जी की लागत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अब तुम समझ गए कि ये आयनिक सॉलिड में अगर हम एनर्जी दे रहे हैं लैटिस एनर्जी, तभी ये टूट रहा है, और जब ये टूटेगा तभी ये वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। इसका मतलब कि लैटिस एनर्जी बढ़ने पर देखो, जितनी ज़्यादा एनर्जी ये रिक्वायर करेगा, जितनी ज़्यादा इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, उतना बढ़िया, बात को समझो, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि उतने बढ़िया ये आयनों में टूटेगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे रिलेशन हम डाल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बेटा यहाँ पे हम ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। दैट मींस वी कैन से दैट लैटिस एनर्जी क्या है भाई? 1 मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक डाउन होने में, अपने आयनों में, अपने कैटायन और एनायनों में, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स में उसको टूटने की जो प्रोसेस है बेटा, उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना,
टू ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। बट यहाँ लैटिस एनर्जी हम पढ़ने नहीं आए, वो तो क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ हम पढ़ने ये आए हैं कि लैटिस एनर्जी प्यारे बच्चों हमारी सॉल्युबिलिटी को कैसे प्रभावित करेगा। लैटिस एनर्जी बढ़ने पर हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई हाइड्रेशन एनर्जी की। सर ये वाला टॉपिक तो बड़ा अजीब लग रहा है, ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? बेटा लैटिस एनर्जी के फलस्वरूप लैटिस एनर्जी जो हमारी बनी, जो हमारी लैटिस एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट हुई, बात को समझिएगा, जो हमारी यहाँ पे लैटिस एनर्जी फाइंड आउट हुई जब ये आयनों में तोड़ दिया, इन आयनों को वाटर में सल्यूबल होने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या लग रही है वही क्या होगी भाई? हाइड्रेशन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों जब ये आयन वाटर में घुलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, यानी कि आयनों का वाटर में घुलना, जब ये आयन जो कैटायन या एनायन है हमारे Na+ या Cl-, जब ये वाटर में घुल जाएंगे प्यारे बच्चों तो एक एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ, दैट मीन दिस इज एक्सोथर्मिक, और यहाँ एनर्जी लग रही थी प्यारे बच्चों, दैट मीन दिस इज एंडोथर्मिक। और कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर है कि अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर देने पर, हीट देने पर, एनर्जी देने पर, लेकिन प्यारे बच्चों अगर वो एक्सोथर्मिक है तो बजाय बढ़ने के वो घटेगी। दैट मीन्स हम यहाँ एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं कि लैटिस एनर्जी बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं समराइज करता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट एकदम सीधा दिमाग में एंट्री आपके मार दे। समराइज कराने का मतलब इतना ही है कि सबसे पहले हम नेचर ऑफ सॉल्यूट पे आए। अगर NaCl लिए हैं COCl3 तो NaCl बेटा एग्जाम में याद रखना है वो ज़्यादा तेज सॉल्यूबल होगा। टेम्परेचर की बात करें जनरली भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है तो जरूरत ही क्या है भाई तुमको टेम्परेचर बढ़ाने की, वो तो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है। फिर हमने बात की प्रेशर की प्यारे बच्चों, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। फिर हमने बात की लैटिस एनर्जी की, 1 मोल आयनिक सॉलिड को उनके आयनों में ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी लग रही है, दैट मीन दिस इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर या हीट दे रहे हैं तो सीधे शब्दों में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की, इनके आयनों को वाटर में घोल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम लैक्टिक एनर्जी रिलेशनशिप। तो भैया यहाँ से एक रिलेशन हम जनरेट कर ही लेते हैं जरा, क्या कि अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है प्यारे बच्चों हाइड्रेशन यानी लग ज़्यादा रही है रिलीज होने से, तो भैया मामला लेस सॉल्युबिलिटी का आ जाएगा, तो मामला लेस सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन 1-2 बार पूछा गया है, तो ये लेस सॉल्युबल होगा जो हमारा सॉल्यूट होगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो रही है और लैक्टिक एनर्जी कम रही है, तो ऐसे में प्यारे बच्चों ये मोर सॉल्युबल है, जितना ज़्यादा घुलेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आया हो या लगता हो कि सर थोड़ा दुविधा में है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने हैं, पर ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाना जरूरी था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कैसे हम इनको देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में कि नमक और पानी में नमक जल्दी घुल जाता है, चीनी और पानी में चीनी थोड़ा देर में घुलता है, वहीं पर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की तो वो और देर में घुलता है। इस पूरे थीम में अगर हमसे पूछा जाए कि सर डायमंड पॉइंट क्या था, तो मैं कहूँगा बेटा कि एक्सोथर्मिक के लिए जो हमारे रिएक्टेंट थे वही डायमंड पॉइंट थे, जिनको मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन MCQs में बन सकते हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बढ़ते रहो, मजाते रहो, ओके।